वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का इस लक्ष्मीकांत सीरीज में। मंडे टू सैटरडे आपकी ये क्लास शाम को 8 बजे चलती है और जिसमें मैं चर्चा करता हूँ इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पर। एम लक्ष्मीकांत के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं, स्टेट सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए, उन टॉपिक्स को मैं आपके समक्ष अपने शब्दों में प्रस्तुत कर रहा हूँ। आई होप आप सभी इस सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है सेंटर स्टेट रिलेशन, यानी केंद्र राज्य संबंध। ये शुरू भी हो गया था। मैंने आपसे कहा था कि केंद्र और राज्य में जो शक्तियों का विभाजन है, डिवीजन ऑफ पावर है, चाहे वो फाइनेंशियल डिवीजन हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, इसको जब हम पढ़ते हैं तो दिस इज कॉल्ड सेंटर स्टेट रिलेशन। इसी को हम केंद्र राज्य संबंध के नाम से जानते हैं। हालांकि इस बारे में थोड़ी चर्चा पिछली क्लास में हुई थी। आज से एक्चुअल शुरुआत यानी वास्तविक प्रारंभ होगा। तीन तरह के संबंध केंद्र और राज्य में आपको दिखाई पड़ते हैं। एक आपको दिखाई पड़ेगा, दैट इज योर लेजिस्लेटिव रिलेशन यानी विधायी संबंध। विधायी संबंध यानी कौन किस सब्जेक्ट पे लॉ बनाएगा, स्टेट किस सब्जेक्ट पे लॉ बनाएगा, सेंटर किस सब्जेक्ट पे लॉ बनाएगा, किसका विस्तार कहाँ तक होगा, कौन किस क्षेत्र तक, कितना टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन किसका होगा। ये सारी बातें जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसे हम विधायी संबंध यानी लेजिस्लेटिव रिलेशन कहते हैं। प्रशासनिक संबंध, किसको किन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति होगी, कौन किस विषय पर कानून बनाने की शक्ति रखेगा, केंद्र किस विषय पर कानून बनाने की शक्ति रखेगा, राज्य किस विषय पर कानून बनाने की शक्ति रखेगा, ये प्रशासनिक संबंध है। वित्तीय संबंधों में यदि आप आगे बढ़ेंगे तो फाइनेंशियल रिलेशन यानी वित्तीय संबंध, इसका मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, केंद्र राज्य के मध्य राजस्व वितरण, राज्य किन विषयों पर टैक्स वसूल सकता है, केंद्र किन विषयों पर टैक्स वसूल सकता है। यहाँ जो आपके प्रीलिम के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका ये लेजिस्लेटिव रिलेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। लेजिस्लेटिव रिलेशन में सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं, कुछ बातें एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन में इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, जो प्री में सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। क्लियर? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेजिस्लेटिव रिलेशन की तरफ ही बढ़ेंगे। यदि आप लेजिस्लेटिव रिलेशन की बात करें तो ये जो विधायी संबंध है, आर्टिकल 245 से लेकर आर्टिकल 255 तक, 245 से लेकर 255 तक आपका विधायी संबंध है। 256 से लेकर 256 से लेकर 263 तक आप देखेंगे कि आपका प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है, ठीक है। और यदि आप वित्तीय संबंध की बात करें, फाइनेंशियल रिलेशन की बात करें, तो हमेशा ध्यान रखिए 268 से लेकर 293 तक, 268 से लेकर 293 तक आप देखेंगे कि आपका फाइनेंशियल रिलेशन है यानी वित्तीय संबंध है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम लोग लेजिस्लेटिव रिलेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। भाग 11 में यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 11 में 245 से लेके 255 तक यानी 245 से लेके 255 तक इसका वर्णन किया गया है। सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन। एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन का मतलब ये होता है कि किसका क्षेत्र कहाँ तक है, यानी किसकी कानून बनाने की शक्ति कहाँ तक है। तो यदि आप संसद की बात करें तो देखो, केंद्र में जो संस्था कानून का निर्माण करती है उसे हम संसद के नाम से जानते हैं, और राज्य में जो संस्था लॉ मेकिंग का काम करती है उसे हम स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधानमंडल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव रिलेशन में सबसे पहला पॉइंट अपने को ये समझना है कि संसद की कानून बनाने की शक्ति का विस्तार कहाँ तक है, यानी किन क्षेत्रों तक वो कानून बना सकती है। और राज्य विधानमंडल का, तो संसद पूरे भारत या किसके किसी भी क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर द होल ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी, यानी पूरे भारत या भारत के किसी भी क्षेत्र के लिए। यानी कहने का अर्थ ये है कि पूरे भारत के क्षेत्र के लिए कानून बनाने की शक्ति पार्लियामेंट के पास है, यानी संसद के पास है, ठीक है। अगली बात, राज्य विधानमंडल पूरे राज्य या किसी क्षेत्र के लिए, यानी राज्य विधानमंडल की शक्ति राज्यों तक सीमित है। ये राज्य का जो ज्योग्राफिकल टेरिटरी है, राज्य का जो क्षेत्र है, उसके लिए कानून बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल के पास है, ठीक है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन, ठीक है, यानी भारत से बाहर के अगर किसी भी पर्टिकुलर थिंग के लिए लॉ बनाना है तो वो शक्ति संसद के पास होगी, यानी पार्लियामेंट के पास होगी, ठीक है। तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन यानी अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान, जो पहले से भारत के क्षेत्रों में नहीं आता है, उस पर कानून बनाने की शक्ति संसद को है, यानी पार्लियामेंट को है, ठीक है।
तो ये बात आप समझ गए। दूसरी बात, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है, कुछ प्रतिबंध हैं, यानी संसद को लेकर कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ अपवाद हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि भाई चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर बाकी अन्य के लिए शांति उन्नति हेतु राष्ट्रपति नियम बना सकता है, यानी राष्ट्रपति को भी कुछ केंद्र शासित प्रदेशों की शांति और उन्नति के लिए नियम बनाने की शक्ति है। तो एक बात यह है कि यानी संसद के अलावा राष्ट्रपति को भी यह शक्ति है कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम बनाने की। दूसरी बात यह है कि एक एरिया होता है जिसे आप अनुसूचित क्षेत्र कहते हैं, यानी शेड्यूल एरिया कहते हैं। तो ऐसे एरिया जो शेड्यूल एरिया के तौर पर सूचीबद्ध हैं, यानी अनुसूचित क्षेत्र के तौर पर, जैसे हमारे भारत देश में 5th शेड्यूल है, तो 5th शेड्यूल में 10 राज्य ऐसे हैं जहां पर अनुसूचित क्षेत्र हैं। किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति राष्ट्रपति की है। तो राज्यपाल को ये पावर है कि अनुसूचित क्षेत्र में संसदीय कानून न लागू करे, यानी पार्लियामेंट के जो लॉज हैं वो पार्लियामेंट के कानून जरूरी नहीं है अनुसूचित क्षेत्रों में वैसे ही लागू हो जाए। राज्यपाल के पास ये अधिकार है कि उन राज्यों, उन क्षेत्रों को एक्सक्लूड कर सकता है, ये एक्सेप्शन है। हालांकि दो बातें आप ध्यान रखिएगा कि पूरे भारत के लिए लॉ बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है और राज्य के क्षेत्र में लॉ बनाने का अधिकार स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधानमंडल को है। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिए। तीसरी बात आप ध्यान रखिए कि कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राष्ट्रपति को भी नियम बनाने की शक्ति है। चौथी बात आप ये ध्यान रखिए कि जो शेड्यूल एरिया है, शेड्यूल एरिया में जरूरी नहीं है कि पार्लियामेंट के लॉ जो वैसे लागू हो जाएं, उन्हें एक्सक्लूड भी किया जा सकता है, गवर्नर को ये पावर होती है। ठीक है, तो ये चार बातें आपको यहां ध्यान रखना है। अगली बात मेरे भाई, असम का राज्यपाल जनजातीय क्षेत्र, यानी जो जनजातीय क्षेत्र है यानी ट्राइबल एरिया है, वहां पर संसद के कानून को चेंजेस के साथ लागू कर सकता है, विशिष्ट परिवर्तन के साथ लागू कर सकता है। वही बात मैंने जो चौथा पॉइंट आपको बताया उसी को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से, कि जो जनजातीय क्षेत्र हैं असम में जो ट्राइबल एरिया हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, जिन्हें ऑटोनॉमस एरिया के नाम से आप जानते हैं, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट के नाम से आप जानते हैं, वहां पर संसदीय कानूनों को संशोधन के साथ अगर राज्यपाल चाहें तो लागू किया जा सकता है। ठीक है, और यही बात राष्ट्रपति को मिली हुई है मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के संबंध में। मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जो जनजातीय क्षेत्र हैं वहां संसदीय कानूनों को राष्ट्रपति संशोधनों के साथ लागू कर सकता है, यानी ये एक एक्सेप्शन है कि भाई मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में कुछ जनजातीय क्षेत्र हैं, उनका कल्चर अलग है, उनका ट्रेडिशन अलग है, ऐसे में कोई संसद का कानून अगर उनके ऊपर थोप देंगे तो अलग थलग महसूस करेंगे। तो हमारा उद्देश्य है वेलफेयर स्टेट बनाना, कल्याणकारी राज्य बनाना। कल्याणकारी राज्य में हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित करना है भाई, और उनको साथ लेके सुनिश्चित करना है। ऐसा नहीं है कि किसी को जबरदस्ती किसी के ऊपर कोई कानून थोप दिया जाए। अगर आप जबरदस्ती किसी के ऊपर कोई कानून थोप देंगे तो उसका विकास कहाँ हो पाएगा, वैसे ही जो है अलग थलग महसूस करेगा। तो जनजातीय लोग अलग थलग महसूस न करें और उनके कल्चर को ध्यान में रखते हुए, उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करते हुए उन्हें मेन स्ट्रीम में लाया जाए, मुख्य धारा में लाया जाए। इसीलिए कहा जा रहा है कि संसद का अगर कोई कानून है तो डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती लागू कर दिया जाएगा मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में। राष्ट्रपति को ये पावर है कि राष्ट्रपति उन्हें उस हिसाब से, उस कल्चर के हिसाब से संशोधन के साथ लागू कर सकता है, पहली चीज। वैसे असम में राज्यपाल को यह शक्ति दी गई कि असम का जो जनजातीय क्षेत्र है, जो स्वायत्त जिले हैं, वहां पर राज्यपाल संसदीय कानूनों को संशोधन के साथ कर सकता है लागू। ठीक है, और इसके पहले मैंने आपको बताया कि अनुसूचित क्षेत्रों में भी राज्यपाल को यह शक्ति मिली हुई है और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी राष्ट्रपति को यह शक्ति मिली हुई है। ठीक है, चलो आगे आते हैं। अब विधायी विषयों का बंटवारा हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि कौन किस विषय पर कानून बनाएगा, कौन किस विषय पर कानून बनाएगा। विधायी विषयों के बंटवारे को जो आर्टिकल डील करता है वो आर्टिकल 246। यहां आप देखेंगे कि हमारे भारत देश में 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की 7वीं अनुसूची में आपको 3 तरह के विषय नजर आएंगे, और 7वीं अनुसूची में आपको 3 तरह के सब्जेक्ट नजर आएंगे, जिसमें एक सब्जेक्ट है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पे लॉ बनाने की पावर मेरे भाई संघ की है, यानी पार्लियामेंट की है। दूसरा स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाने की शक्ति राज्य की है, यानी स्टेट लेजिस्लेचर की है। तीसरा है आपकी कंकरेंट लिस्ट, यानी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र और राज्य दोनों की है, यानी सेंटर और स्टेट दोनों की है। ठीक है, एक बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने की एक्सक्लूसिव पावर पार्लियामेंट को है, यानी इस पर सिर्फ संसद ही कानून बना सकती है, बाकी और कोई नहीं बनाएगा।
राज्य सूची के विषय पर स्टेट लेजिस्लेचर को कानून बनाने की शक्ति सामान्यतः मिली है राज्य विधानमंडल को। समवर्ती सूची के विषय पर आप देखेंगे कि कंकरेंट लिस्ट के विषय पर सेंटर यानी संसद और स्टेट यानी राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले देखिए कि यूनियन लिस्ट की यदि आप बात करें तो यूनियन लिस्ट में ओरिजिनली 97 सब्जेक्ट थे, अभी आप देखेंगे तो 98 सब्जेक्ट हैं। संशोधन के बाद अगर हम पढ़ते हैं तो कहीं कहीं जो है किसी किताब में 161-52 लिखा हुआ है। 100 यूनियन लिस्ट के लिए लिखा हुआ है, स्टेट लिस्ट के लिए 61 लिखा हुआ है, कंकरेंट के लिए 52। तो आलिया भट्ट का नंबर समझ के जो आप इसे रट रहे हैं 161-52 161-52, ये मत रटिए। ठीक है, अब इसमें अपडेट हो गया है कि अभी यूनियन लिस्ट में 98 सब्जेक्ट हैं और राज्य सूची में कितने हैं, 59 सब्जेक्ट हैं, 59, और कंकरेंट लिस्ट में आपके 52 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, अब इसको रटना है, ये आप आलिया भट्ट का नंबर समझ के रखिए 985952। ठीक है, 98 59 52। तो समझिए ओरिजिनली यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में संघ सूची में 97 विषय थे, आज भी 97 है, ऐसा नहीं कि 98वां कोई विषय आया है, उसके बीच में चेंजेज हुए हैं, है ना। प्रविष्टियां उतनी ही हैं, बीच में चेंज हुए, जैसे आर्टिकल आज भी 395 बीच में चेंजेज हुए हैं तो 470 प्लस हो जाता है, वैसे ही संशोधन के बाद जब हम लोग पढ़ते हैं तो संशोधन के बाद पढ़ते हैं तो ये कितना हो जाता है, ये 98 है। वैसे ही स्टेट लिस्ट में मूलतः यानी ओरिजिनली जब संविधान लागू हुआ तो 66 विषय थे, संविधान लागू हुआ तो 66 विषय हैं, अभी संशोधन मिलाकर जब हम लोग पढ़ते हैं तो 59 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, समवर्ती सूची में मूलतः 47 सब्जेक्ट थे, अभी हम लोग संशोधन मिलाकर पढ़ते हैं तो संशोधन मिलाकर पढ़ते हैं तो कितना हो जाता है, 52 हो जाता है। तो यानी आप देखेंगे कि ओरिजिनल अगर आप देखें तो 976647, अभी आप देखें तो 985952। किताबों में ये दिखता है, पहले ऐसा था, लेकिन 101वें संविधान संशोधन के बाद ऐसा नहीं रह गया, तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। आगे थोड़ा सा हम लोग सब्जेक्ट भी देख लेते हैं कि संघ सूची में तो ऐसे विषय जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, ऐसे विषय जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, राष्ट्रीय महत्व के हैं, उन विषयों को संघ सूची में रखा जाता है यानी यूनियन लिस्ट में रखा जाता है। और ऐसे विषय जो रीजनल इंपॉर्टेंस के होते हैं, क्षेत्रीय महत्व के होते हैं, क्षेत्रीय आकांक्षाओं के लिए होते हैं, उन्हें स्टेट लिस्ट में रखा जाता है यानी राज्य सूची में रखा जाता है। और ऐसे विषय जो क्षेत्रीय महत्व और राष्ट्रीय महत्व दोनों के लिए जरूरी हैं, ऐसे सब्जेक्ट जो रीजनल इंपॉर्टेंस और नेशनल इंपॉर्टेंस दोनों के लिए जरूरी हैं, उन्हें समवर्ती सूची में रखा जाता है। तो कुछ प्रमुख विषय जैसे आपका करेंसी हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, बीमा इंश्योरेंस हो गया, संचार कम्युनिकेशन हो गया, आपका लेखा परीक्षा ऑडिट हो गया, केंद्र राज्य व्यापार और वाणिज्य हो गया, स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, सेंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया, सेंसस जनगणना हो गई, विदेशी मामले फॉरेन अफेयर्स हो गया, बैंकिंग आपका हो गया, रक्षा हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे विषय हैं जो यूनियन लिस्ट के मुख्य सब्जेक्ट हैं। कभी कभी ये भी आपको मैच द फॉलोइंग वाले में आ जाता है, या कभी कभी चूज करने के लिए आ जाता है कि निम्न में से बताइए कि कौन सा विषय किस में शामिल है। तो इसमें आपको रटना नहीं है, पूरे के पूरे 98 सब्जेक्ट भैया हमारे बैठ के रट रहे हैं, रट रहे हैं, जनगणना जनगणना, मुद्रा मुद्रा, संचार संचार, डिफेंस डिफेंस, नहीं। ठीक है, दो चार बार जो मुख्य विषय हैं उसको आप पढ़ लेंगे। अभी जैसे आपने देखा लक्ष्मीकांत से रिवाइज करते समय आप देखेंगे, गूगल करके आप देख लेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो जितना बार आप देखते हैं, जितना बार आप प्रैक्टिस करते हैं, उतना बार जो है चीज़ें क्लियर होती जाती हैं और फिर क्वेश्चन आपसे बनता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि दोहराना, रिवीजन और प्रैक्टिस से ही सिलेक्शन होता है। सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड के बीच में गैप सीइंग का नहीं होता है। नहीं, आप समझिए, देखो कि ये सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, जैसे मान लो ये सिलेक्टेड है, इनके सीइंग है, और ये नॉन सिलेक्टेड है, इनकी सीइंग नहीं है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो प्रैक्टिस और रिवीजन का होता है। ये भी खूब अच्छा पढ़ रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, ये भी खूब अच्छा पढ़ रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, इनके पास भी रिसोर्सेज है, इनके पास भी रिसोर्सेज है, इनका भी आईक्यू मजबूत है, इनका भी आईक्यू मजबूत है, ये भी बहुत बढ़िया है, ये भी बहुत बढ़िया है, लेकिन सिलेक्शन किसका हुआ, सिंह वाले का हो गया। क्यों? इन्होंने प्रैक्टिस रिवीजन ज्यादा किया। देखो कंपटीशन जो है ना वो 40-50 हजार में है। अगर आप ये सोचते हैं कि कंपटीशन 3 लाख फॉर्म पड़ रहा है, 3 लाख फॉर्म, 3 लाख में थोड़ी ना कंपटीशन है यार। कुछ लोग फॉर्म भरते हैं ऐसे ही, हाँ चलो भर देते हैं पीसीएस में, हाँ कुछ लोग फॉर्म भर देते हैं, भैया हमारे पीसीएस तैयारी कर रहे हैं, उसी बहाने घर में जो है शादी देखने वाले आ रहे हैं, ठीक है, बढ़िया दहेज आ रहा है। तो कुछ लोग जो है इलाहाबाद प्रयागराज दिल्ली रहने के लिए सिर्फ अकेले तैयारी करते हैं, चलो रहेंगे। और कुछ लोग तैयारी तो करते हैं बेचारे, लेकिन सही दिशा उनको नहीं मिल पाती है, सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है, इसकी वजह से पीछे रह जाते हैं।
कुछ लोगों के पास संसाधन कम है, रिसोर्सेस कम है। ईश्वर करे कि उनके पास रिसोर्स आए और वो भी अच्छे से तैयारी कर सकें, इस वजह से पीछे रह जाते हैं। कुछ लोग जानबूझ के लापरवाही करते हैं और कुछ लोग के साथ लापरवाही हो ही जाती है। तो इतनी कैटेगरी है, इसके अलावा और भी कैटेगरी होगी, ठीक है, जिनको मैं नहीं बोल पाया। अब जो लोग वाकई में ढंग से प्रिपेयर करते हैं, ढंग से सिलेबस तैयार करते हैं, रेलिवेंट मटेरियल पढ़ते हैं, रेलिवेंट तरीके से तैयार करते हैं, सही गाइडेंस के साथ चलते हैं, सही दिशा में चलते हैं, वो मात्र आप देखेंगे तो पीसीएस में उसकी संख्या मात्र 50,000 के आसपास है, इससे ज्यादा नहीं है, इससे कम ही होंगे, इससे ज्यादा नहीं है। और इनमें आपको कंपटीट करना है और पता चला सीट है 500, 50,000 में 500 सीट है, 50,000 लोग बहुत। अब इसमें क्या है कि 25,000 लोग मान लो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, अब इस 25,000 में आपको 500 में आना है, तो कैसे आओगे? रिवीजन, प्रैक्टिस, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। आगे निकलने का सिर्फ एकमात्र चारा है, रिवीजन और प्रैक्टिस। आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, आपके साथ वाला भी बहुत अच्छा पढ़ रहा है, 10,000 20,000 लोग और बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका सिलेक्शन होने में जो सबसे ज्यादा भूमिका है वो रिवीजन और प्रैक्टिस की है। आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप ज्यादा सवाल पर विजिट करेंगे, आप ज्यादा आंसर राइटिंग करेंगे, आप ज्यादा प्रीलिम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप ज्यादा मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा बार वही पढ़ी हुई चीजें रिवाइज करेंगे, तो आप सिलेक्शन वाली लिस्ट में जाकर बैठेंगे। ये बात आप ध्यान रखिए, इसके अलावा और कोई रामबाण नहीं है। चलिए, राज्य सूची पर आते हैं। तो राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल की है, स्टेट लेजिस्लेचर की है। ठीक है, जो क्षेत्रीय महत्व के विषय होते हैं, रीजनल इंपॉर्टेंस के जो सब्जेक्ट होते हैं, वो राज्य सूची में होते हैं। ठीक है, जैसे आपका एग्रीकल्चर हो गया, राज्य सूची का विषय है। जेल हो गया, राज्य सूची का विषय है। मछली पालन हो गया, मार्केट हो गया, पुलिस राज्य सूची का विषय है। पब्लिक ऑर्डर, कानून व्यवस्था जिसे आप कहते हैं, राज्य सूची का विषय है। स्थानीय शासन, लोकल गवर्नमेंट राज्य सूची का विषय है। पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, जन स्वास्थ्य और सफाई, ये क्या है? ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है, जिसमें पुलिस हो गया, स्वास्थ्य हो गया और जनरली एग्रीकल्चर हो गया, ये पूछा भी गया है कई बार एग्जाम में। आगे समवर्ती सूची पर आ जाते हैं, कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट पर कानून बनाने की शक्ति संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को है, ध्यान रखिएगा। कंकरेंट लिस्ट पर यानी समवर्ती सूची पर कानून बनाने की शक्ति संसद की और राज्य विधानमंडल दोनों की है। कंकरेंट लिस्ट पर कानून बनाने की शक्ति संसद और राज्य विधानमंडल दोनों की है, यानी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों की है। क्लियर है बात? इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? तो ऐसे सब्जेक्ट जो रीजनल इंपॉर्टेंस और नेशनल इंपॉर्टेंस दोनों के लिए होते हैं, ऐसे सब्जेक्ट समवर्ती सूची के विषय में आते हैं। जैसे क्रिमिनल लॉ, देखो क्रिमिनल लॉज और उसकी प्रक्रिया दोनों समवर्ती सूची का विषय है। सिविल प्रक्रिया यानी सिविल के, जैसे प्रक्रिया का मतलब आप समझते हैं? देखो मैं समझाता हूँ आपको, प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसीजर क्या होता है। एक व्यक्ति है, वह कुल्हाड़ी लेके गया और एक आदमी को मारा, कुल्हाड़ी से फोड़ दिया। अब ये मर्डर है, इसके लिए पनिशमेंट, मैक्सिमम पनिशमेंट आजीवन कारावास है। ये कहाँ लिखा है? ये लिखा रहता है लॉ में, क्रिमिनल लॉ में। जैसे बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, जिसका नाम पहले आईपीसी था, उसमें लिखा है कि भाई हत्या की परिभाषा ये है और हत्या के लिए पनिशमेंट ये है। लेकिन इस पनिशमेंट को देने में व्यक्ति के साथ जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाएगा, एफआईआर दर्ज होगा, पुलिस जांच करेगी, फिर जो भी चार्ज हैं वो चार्ज लगाएगी, चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत करेगी, कोर्ट में ट्रायल चलेगा। तो ये जो प्रोसेस है, प्रक्रिया, उसे आपराधिक कानून के लिए प्रक्रिया संहिता बोलते हैं। पहले इसका नाम सीआरपीसी था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, अब उसका नाम बीएनएसएस है। ठीक है, तो वैसे ही सिविल के मामलों के लिए भी सिविल प्रक्रिया और सिविल के कानून होते हैं। ठीक है, सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड। तो वही कहा जा रहा है कि आपराधिक कानून प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह, तलाक, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, पुस्तक छापाखाना, प्रिंटिंग प्रेस, लेबर वेलफेयर, आर्थिक सामाजिक योजना, ये क्या है? ये समवर्ती सूची में आते हैं, यानी कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। दो विषय, एक आपका फॉरेस्ट, फॉरेस्ट भी समवर्ती सूची का विषय है। एजुकेशन भी समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा और वन, ये भी समवर्ती सूची का विषय है। और इससे रिलेटेड सवाल आपके यहाँ जनरली पूछे जाते हैं और बहुत पूछे जाते हैं, कई बार इससे संबंधित सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, शिक्षा और वन ये दोनों समवर्ती सूची के विषय और इससे संबंधित सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं। अब देखो, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से कुछ विषयों को समवर्ती सूची में शिफ्ट किया गया।
राज्य सूची से कुछ विषयों को समवर्ती सूची में शिफ्ट किया गया, इसीलिए शिफ्ट किया गया कि केंद्र भी इन विषयों पर कानून बना सके, क्योंकि ये विषय न सिर्फ क्षेत्रीय महत्व के थे बल्कि ये राष्ट्रीय महत्व के थे। जैसे आपका एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट वन, ये 42वें संविधान संशोधन से पहले ये दोनों राज्य सूची के विषय थे। वेट एंड मेजर, नाप और तौल, वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, न्याय प्रशासन, इन्हें राज्य सूची से हटाकर कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, यानी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इन 5 विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में यानी कंकरेंट लिस्ट में शिफ्ट किया गया। क्लियर बात? चलिए, ये तीनों आपने देखा, तीनों विषय पर कौन कानून बनाता है ये आपने देखा। लेकिन इसके बाद एक चीज और आप देख लीजिए, अवशिष्ट विषय। पहली बात तो ये समझिए, अवशिष्ट विषय 7वीं अनुसूची में नहीं दिए गए हैं। कुछ लोगों को लगता है कि 7th शेड्यूल में अवशिष्ट विषय भी दिए गए हैं। नहीं भाई, अवशिष्ट विषय का मतलब होता है रेसिडरी सब्जेक्ट, रिमेनिंग सब्जेक्ट, ऐसे सब्जेक्ट जो किसी लिस्ट में नहीं है, ना तो संघ सूची में है, ना तो राज्य सूची में है, ना तो समवर्ती सूची में है, ना यूनियन लिस्ट में, ना स्टेट लिस्ट में, ना कंकरेंट लिस्ट में, उन्हें हम रेसिडरी सब्जेक्ट कहते हैं, यानी उसे हम रिमेनिंग सब्जेक्ट कहते हैं, जो भविष्य में पैदा होंगे। अरे भाई, कल को 1947 में साइबर नहीं था, आज साइबर क्राइम भी है। कल को सोशल मीडिया नहीं थी, आज सोशल मीडिया भी है। ठीक है, 47 में आप चिट्ठी भेजते थे अपने, उनको पकड़ी जाती थी, लाठी खाते थे। आज इधर से मिसयूज भेजते हैं, उधर से ब्लॉक हो जाते हैं। देखो कितना परिवर्तन समाज में हुआ है। तो समाज में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, तो कानूनों में भी तो परिवर्तन की जरूरत है। नए कानूनों की भी आवश्यकता पड़ेगी, नए विषय भी तो पैदा होंगे। ऐसे में ऐसे विषय जो भविष्य में पैदा होंगे, जो नए विषय हैं जिनका वर्णन कहीं नहीं किया गया, उन्हें हम रेसिडरी सब्जेक्ट कहते हैं। और इन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति अनुच्छेद 248 के तहत, ऐसे विषयों पर कानून बनाने की शक्ति पार्लियामेंट की है, यानी संसद की है। ऐसे विषय जो तीनों सूची में नहीं है, सब्जेक्ट नॉट इंक्लूडेड इन ऑल 3 लिस्ट, दैट इज कॉल्ड, हाँ, रेसिडुअल सब्जेक्ट, जैसे साइबर कानून हो गया, स्पेस एक्सप्लोरेशन हो गया, डिजिटल करेंसी हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ये सब आपका क्या है? अवशिष्ट विषय। इस पर कानून बनाने की शक्ति संसद की है, यानी पार्लियामेंट की है। और अवशिष्ट विषयों का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये कहां से आया है भैया? ये अवशिष्ट विषयों का कॉन्सेप्ट कनाडा से आया है, भारत देश। हाँ, अगर यही बात हम अमेरिका के लिए देखें, तो अमेरिका में इतना लिस्ट डिवीजन है ही नहीं है। अमेरिका में सिर्फ एक लिस्ट है, यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अलावा बचे हुए सारे विषय अवशिष्ट विषय कहलाते हैं। फिर से सुनिएगा, अमेरिका में एकमात्र लिस्ट है यूनियन लिस्ट, और यूनियन लिस्ट के बाद बचे हुए सारे के सारे विषय, बचे हुए सारे के सारे सब्जेक्ट, बचे हुए सारे विषय क्या कहलाते हैं? अवशिष्ट विषय कहलाते हैं। और अमेरिका में अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति राज्य की है। ऑस्ट्रेलिया में अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति राज्य की है। कनाडा में केंद्र के पास है। और भारत देश में अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र की। ये कॉन्सेप्ट कहां से इंस्पायर है? कनाडा से। यानी भारत का ये अवशिष्ट विषयों का मॉडल कैनेडियन कॉन्सेप्ट पर आधारित है। कहां पर आधारित है? कहां से? कैनेडियन कॉन्सेप्ट पर आधारित है। ठीक है। और अमेरिका में अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति राज्य की है। ठीक, चलिए, आई होप इतना आप समझ गए होंगे। इसके बाद अब आ जाते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने की शक्ति है। समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों के कानून बनाने की शक्ति है, तो टकराव की भी संभावनाएं हैं। तो केंद्र और राज्य अगर दोनों कानून बनाएंगे तो किसका कानून प्रिवेल करेगा? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में आप देखेंगे कि संघ सूची प्रिवेल करती है, इस पर कानून बनाने की शक्ति संसद की है, फिर समवर्ती सूची, फिर राज्य सूची। इसको आप अब समझेंगे, अभी थोड़ी देर में आप समझ जाएंगे। जब सारी बात आप समझ जाएंगे तो समझिए जरा सा। जैसे केंद्रीय कानून और राज्य कानून में किसी भी प्रकार का विवाद खड़ा हुआ समवर्ती सूची के विषय पर, तो किसका कानून प्रिवेल करेगा? केंद्र का कानून प्रभावी होता है, यानी संसद के द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होता है, यानी सेंट्रल लॉ प्रिवेल करता है, केंद्र का कानून प्रभावी होता है। केंद्र का कानून प्रभावी होता है मींस सेंट्रल लॉ क्या करता है? प्रिवेल करता है। क्लियर है बात? ये तो हो गया एक जनरल स्टेटमेंट। दूसरी बात, केंद्र और राज्य विधियों में अगर टकराव उत्पन्न हो और राज्य द्वारा बनाई गई विधि पर राज्यपाल ने हस्ताक्षर न करके राष्ट्रपति ने किया हो, जैसे मान लो कोई कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट, ऐसे समझना, ये कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, समवर्ती सूची का विषय है।
और समवर्ती सूची के इस विषय पर सेंट्रल लॉ पहले से मौजूद है, यानी केंद्रीय कानून, केंद्र ने पहले से कानून बना रखा है, केंद्रीय कानून मौजूद है, ठीक। और इसी विषय पर बाद में राज्य ने एक विधेयक पारित किया, यानी राज्य ने एक बिल पारित किया, विधेयक पास किया, और इस पर सहमति गवर्नर ने नहीं दी, गवर्नर ने इसे रिजर्व कर लिया प्रेसिडेंट के लिए, और इस पर सहमति किसने दी? प्रेसिडेंट ने दी। प्रेसिडेंट ने सहमति दी, यानी प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर किया, तब जाके ये एक्ट बना। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि केंद्र चाहती है कि ये एक्ट लागू हो, तभी प्रेसिडेंट सिग्नेचर करेंगे, वरना प्रेसिडेंट क्यों करेंगे? तो इस स्थिति में राज्य का कानून प्रिवेल करता है। फिर से सुनिए, केंद्रीय कानून और राज्य कानून में अगर विरोध हो और उस विरोध की दशा में राज्य का जो कानून है उस पर सहमति राज्यपाल की नहीं बल्कि राष्ट्रपति की मिली है, तो ऐसे में स्टेट लॉ प्रिवेल करेगा। ये एक एक्सेप्शनल केस है। जनरल केस क्या है? जनरल केस ये है कि सामान्यतः केंद्रीय कानून और राज्य कानून में विरोध की स्थिति में केंद्रीय कानून क्या करता है? प्रिवेल करता है, यानी केंद्र का कानून प्रभावी होता है। क्लियर है? आई होप अब आप समझ गए होंगे। अब यहां पर एक छोटा सा पॉइंट आपको और समझना है। ये दो बातें आप समझिए, क्योंकि यहां पर जनरली लोग गलत कर जाते हैं, तो सुनिए जरा सा। अगर मैं आपसे एक जनरल स्टेटमेंट सवाल के रूप में पूछूं कि क्या संसद स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर सामान्यतः कानून बना सकती है? राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? तो अभी आप ये पढ़ के आए कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार स्टेट लेजिस्लेचर का है, यानी राज्य विधानमंडल का है। स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लॉ बनाने का अधिकार स्टेट लेजिस्लेचर का है, यानी राज्य विधानमंडल का है। तो जब राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार स्टेट लेजिस्लेचर का है, राज्य विधानमंडल का है, तो क्या संसद यानी क्या पार्लियामेंट संसद राज्य सूची के विषय पर पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर लॉ बना सकती है? तो सामान्यतः इसका जवाब होगा नहीं, जनरली नो। तो क्या ऐसी कुछ स्पेशल सरकमटेंसेज हैं? क्या ऐसी कोई विशेष परिस्थितियां हैं जब संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती है? तो जी हाँ मेरे भाई, ऐसी कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं जब संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती है, जिसमें सबसे पहली परिस्थिति आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 यानी राज्यसभा। अब इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा जरा सा। आर्टिकल 249 क्या कह रहा है? आर्टिकल 249 ये कह रहा है कि यदि राज्यसभा अपने यहाँ प्रस्ताव लाए और उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से पारित करके स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट को राष्ट्रीय महत्व का यानी नेशनल इंपॉर्टेंस का सब्जेक्ट डिक्लेयर कर दे। फिर से सुनिए, राज्यसभा अपने यहाँ प्रस्ताव लाए, राज्यसभा अपने यहाँ प्रस्ताव लाए और उपस्थित और मतदान करने वालों के प्रेजेंट एंड वोटेड के 2/3 मेजोरिटी से पास करके राज्य सूची के किसी विषय को, स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट को नेशनल इंपॉर्टेंस का, राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर दे, तो उस विषय पर संसद कानून बना सकती है। राज्यसभा को कानून बनाने का अधिकार नहीं है, संसद उस विषय पर कानून बना सकती है और राज्यसभा उसको अथराइज कर रही है। पहला पॉइंट। दूसरा 250। 250 ये कहता है कि 352 की स्थिति में नेशनल इमरजेंसी के दौरान संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। नेक्स्ट है आपका 252। दो या अधिक राज्य अगर स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पर कानून बनाने के लिए संसद से अनुरोध करें, इन केस ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम स्टेट, राज्यों की अनुरोध की दशा में दो या अधिक राज्य अगर स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर कानून बनाने के लिए अनुरोध करें, तो ऐसे में भी संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। 3 स्थिति आपने देखी। चौथी 253। 253 यानी इंटरनेशनल लॉज, यानी अंतरराष्ट्रीय संधि और समझौतों को लागू करने के लिए, अंतरराष्ट्रीय संधि और समझौतों को लागू करने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संधि और समझौते को लागू करने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। और अगला है आपका 356। 356 यानी कि
राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन के दौरान भी संसद राज्य सूची के विषय पर यानी पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है।